इतिहासकारों के अनुसार साल 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक। देखते हैं अब रावल रतन सिंह और पद्मावती तैयार हुई, शीशा उसा रख दिया गया, रानी पद्मावती यहाँ खड़ी हुई, शीशे में प्रतिबिंब छपा और बाहर से कौन देखा? अलाउद्दीन खिलजी। ये देखा देखता ही रह गया, कहा अब हम अपना राज्य दरबार नहीं चलाएंगे, अब हम यही रहेंगे, ठीक है ना। अब समस्या बढ़ने लगी, अब युद्ध वाली कंडीशन खड़ी हो गई। अब हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को तैयार किया, रावल रतन सिंह से बोल दिया कि आप युद्ध मैदान में तैयार हो जाए, रानी पद्मावती अब मेरी होंगी आपकी नहीं, ठीक है, मेरा दिल चला गया है और मैं उनसे अब शादी करना चाहता हूं। गुलाम वंश जो चलेगा 1206 ईस्वी से स्टार्ट होगा और 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश भारत में शासन करेगा। ये वंश जैसे ही धीरे धीरे गर्त की ओर यानी समाप्ति की ओर जाएगा तो एक नया वंश जन्म लेगा। गुलाम मतलब गुलाम, ठीक, खिले मतलब खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। ये जो खिलजी वंश रहता है ये 1290 से शुरू करेगा 1320 ईस्वी तक भारत में क्या करेगा? शासन करेगा। जैसे ही खिलजी वंश समाप्ति की ओर जाएगा तो मतलब होता है तुगलक वंश। क्या होगा? तुगलक वंश। ये जो तुगलक वंश आता है ये 1320 से स्टार्ट होता है, 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चलता है, ठीक। तुगलक वंश के बाद अब जो नया वंश आएगा तो कौन आया? सु मतलब सैयद वंश। सैयद वंश, ये जो सैयद वंश है ये 1414 ईस्वी से शुरू होगा और 1451 ईस्वी में समाप्त होगा। सैयद वंश के बाद एक वंश और आएगा, इस वंश का नाम है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश 1451 ईस्वी से शुरू होगा और 1526 ईस्वी तक आएगा। 1526 ईस्वी में भारत में बाबर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद भारत की पूरी सत्ता पे मुगलों का शासन चलने लगेगा, ठीक है ना। ये अभी अफगानी हैं, अफगान तुर्क हैं, वो लोग शासन कर रहे हैं। इसके बाद मुगल का शासन आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 5 राजवंश आपके मुंह पे याद होना चाहिए और सबका ये समय सीमा भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक जितनी भी चीजें लिखी गई है इसमें से एक भी चीज आप काट नहीं सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी, गुलाम वंश 1206 1290, खिलजी 1290 1320, तुगलक 1320 से 1414 और इसके बाद यहां सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। अब आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक राज्य करने वाला राजवंश कौन सा है, तब आपका जवाब क्या होगा? सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला कौन था? तुगलक। ये जो तुगलक वंश है ये सर्वाधिक सबसे अधिक समय तक भारत का शासन करता है, भारत में शासन किया, ये ध्यान रखिए। अब आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह राजवंश जो सबसे कम समय तक राज्य किया, तो आप कहेंगे खिलजी वंश। ये महज 30 साल के इतिहास में सिमट गया, तो ये सबसे कम शासन करने वाला राजवंश है, सबसे कम, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। गुलाम वंश को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका क्या नाम है? मम्मलूक वंश। इसके अलावा एक नाम इसको और दे सकते हैं, इल्वरी वंश, क्योंकि यहां के जितने शासक रहेंगे सब इल्बरी तुर्क रहा करते थे, इसलिए इसे इल्बरी वंश भी कहते हैं या इसे मम्मलूक वंश भी कहते हैं। आपको फंसाने के लिए, आपका दिमाग भ्रमित करने के लिए वो गुलाम वंश की जगह वो दूसरा शब्द पूछ सकता है, मम्मलूक वंश का टाइम पीरियड, समय सीमा क्या है, ठीक है ना। तो आप ये तय करिएगा ये वही गुलाम वंश है जिसको मम्मलूक वंश भी कहते हैं, इल्बरी वंश भी कहते हैं, ठीक। अब आते हैं गुलाम वंश की कहानी शुरू करेंगे, जहां तक पहुंच पाएंगे वहां तक चलेंगे, ठीक है ना।
2 दिन में मेरा प्रयास रहेगा ये खत्म हो के मैं बाबर के ऊपर आ जाऊं, और हो भी जाएगा। देखिएगा ध्यान से, गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का जो पहला शासक रहता है फर्स्ट, उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ध्यान से समझिएगा, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद के जितने शासक आएंगे सबकी राजधानी दिल्ली रहेगी, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर रहती है, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसी का अलग है एक। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसकी अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या हो जाएगी? लाहौर, राजधानी लाहौर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, इन्होंने एक उपाधि ली थी, ठीक, सिपर सलाह और बुत सिकल। ठीक है ना, सिपर और बुध सिकन। लेकिन जनता ने इनको एक और उपाधि दी थी। ये उपाधि मतलब जिस नाम से जाने जाते थे, और जनता के द्वारा यानी लोगों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी वो था लाख बख्श। ठीक है ना, क्या कहा जाता था? लाख बख्श। और दूसरी चीज, इसे एक और चीज कहा जाता है कुरान खा। ये पूरा कुरान मुंह जवानी याद किया था। ठीक, कुरान जब भी ये पढ़ता था तो बिना किसी पुस्तक के ये मुंह जवानी पढ़ता चला जाता था, इतनी योग्यता थी इसके लिए, इसके अंदर। इसीलिए इसे कुरान खा, मतलब कुरान को पूरी तरीके से रट लेने वाला व्यक्ति कुरान खा कहलाया। ठीक, बुद्ध सिकन सिपर सलाह, इसके क्रूरता पे इसको नाम दिया गया था। और लाख बख्श, ये लाखों में दान करता था। जब कभी भी ये दान करने जाता था तो लाख के नीचे दान करता ही नहीं था, इसीलिए जनता इसे लाख बख्श कहती है। क्या कहती है? लाख बख्श। ठीक है ना, इसके एक सेनापति की बात करना बहुत ही आवश्यक है। उस सेनापति का क्या नाम है? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी। ठीक, बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या रहता है? सेनापति या गुलाम कह सकते हैं। ठीक है ना, गुलाम रहता है। ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में घोड़े लेके दौड़ते हुए जा रहा था। अचानक में इसे नालंदा विश्वविद्यालय दिखाई दिया। इसको लगा कि ये किसी राजा रजवाड़ा का बहुत बड़ा महल होगा, यहां चलेंगे तो लूट पाट करेंगे, खूब ढेर सारा सोना चांदी मिलेगा। ये गया, पूरे विश्वविद्यालय को ढूंढ मारा 2 4 10 दिन, लेकिन इसे कुछ मिला ही नहीं। विद्यालय में कॉपी किताब मेज तखत इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। और इतना क्रोधित हुआ कि मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, इतना बड़ा भवन देखा लेकिन मिला कुछ नहीं। उसी गुस्से में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाला व्यक्ति पूछेगा तो वो कौन है? बख्तियार खिलजी। ये सेनापति या गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने नष्ट किया नालंदा विश्वविद्यालय, आग लगाई। ये ध्यान रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया कौन था? कुमार गुप्त। गुप्त वंश के शासक हैं कुमार गुप्त। ठीक है ना, कुमार गुप्त ने बनवाया। अब आप थोड़ा सा लेट से आए हैं, इसलिए मैं चीजों को बड़े स्पीड में ले जा रहा हूं। नहीं तो जब गुप्त काल पढ़ा रहा था उस समय मैं कुमार गुप्त को भी बताता आपको पूरी कहानी। ठीक, तो मेन चीजों को लेके चल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अपने आप को कभी सुल्तान माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। अगर अपने आप को सुल्तान कह देता तो वहां खलीफा जो बैठे हैं वो भड़क जाते कि तुम सुल्तान कैसे बन गए, तुम तो गुलाम हो, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है, अपने आप को राजा तुम कैसे मान लिए। इसलिए इन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नहीं नवाजा। ये ध्यान रखिए, सुल्तान की उपाधि इन्होंने कभी नहीं ली। इसके बाद जितने आएंगे सब लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि स्वीकार नहीं किया, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। क्या? दिल्ली
सल्तनत का संस्थापक। अगर ये पहला शासक आया दिल्ली सल्तनत में, पहला गुलाम वंश आया, गुलाम वंश का पहला शासक आया, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहलाएगा। और इसे गुलाम वंश का भी संस्थापक कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसे दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो आपका क्या जवाब होगा? ये जवाब देंगे तो आप गच्चा खा जाएंगे, धोखा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो आप सुल्तान कह नहीं सकते इसको, ठीक है ना। अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो आपका जवाब होगा इल्तुतमिश, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक। यही मेन पॉइंट है जो एग्जामिनर आपको फंसा के अपने शब्दों में गलत करवाएगा क्वेश्चन। सुल्तान की उपाधि ये धारण नहीं किया, तो इसे हम सुल्तान नहीं कह सकते। इसके बाद जो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा उसको बोलेंगे। चले, इसने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी, ठीक, जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुबुल उल इस्लाम, ठीक, कुबत उल इस्लाम। ये भारत की पहली मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था। ये सारे पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसने भारत में पहला मकबरा बनाया था। इसका जो बेटा था, ठीक है ना, बड़ा बेटा, वो खत्म हुआ, मतलब वक्त समय के पहले अकाल मृत्यु कह सकते हैं, तो उसका मकबरा बनवाया। और यह मकबरा भारत का पहला मकबरा माना जाता है। उसका क्या नाम है? सुल्तान गढ़ी का मकबरा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ये सारा कुतुबुद्दीन ऐबक में आपको याद करना पड़ेगा। इसने पहला मकबरा बनाया, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इसे भारत का फर्स्ट मकबरा भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके अलावा आप एक चीज बहुत सुने होंगे, कुतुब मीनार। यथा नामो तथा गुण, नाम के आधार पे आपको मिल रहा है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो कुतुब मीनार में टोटल कितने फ्लोर है? अरे वाह, इंग्लिश बोलने लगा ये तो। हाँ, पांडे सर ज्यादा पढ़ा दिए क्या लगता है। देखिएगा, एक मंजिला और। कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिला है। कुतुब मीनार की नींव यानी शुरुआत करने वाला अगर व्यक्ति पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहला मंजिला बनवाया, मतलब नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद ये जो 3 मंजिले हैं, ये तीनों मंजिला किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया। और जो सबसे लास्ट फ्लोर है, 5वां फ्लोर, उसको किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक रहता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि इसने नींव डाली, कुतुब मीनार का पहला मंजिला बनवाया, उसके बाद 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने बनवाया, फिर आखिरी मंजिला को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ये कुतुब मीनार की पूरा का पूरा इतिहास है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, इससे इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, ये मरा कैसे था, ठीक है ना। तो चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। किससे? चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। ये अब सन इतना नहीं पूछेगा, याद करना हो तो कर लो, ठीक है। 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक भारत में शासन करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान रहता है, वो कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर इतनी बात याद है तो कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई भी क्वेश्चन
एग्जाम वाला आपको फंसा नहीं सकता। इतनी बात क्लियर हुई। इसकी राजधानी विशेष तौर पे याद करिएगा। इसने क्या क्या बनवाया इसको ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार को ध्यान रखिएगा, इसकी उपाधि को ध्यान रखिएगा, इसके सेनापति को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका बेटा आता है, इसके बेटे का नाम रहता है आराम शाह। यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम रहता है नाम के अनुसार गुण होता है। नाम में आराम था तो वो आराम बहुत करता था, ठीक। कभी जरूरत पड़ जाती थी कि राजा कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, बिल्डिंग बना है, चलिए आप उसका शिलान्यास कर दीजिए वहां पे, ये कहता था अरे किसी से करवा लो या क्या जरूरत है। आराम से अपने महल में रहता था, इसको जनता से कोई परवाह नहीं रहती थी। ये चीज देखकर इसके जीजा जी थे इल्तुतमिश, ठीक है ना, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने देखा, कहा कि ये जिस तरीके से आराम फरमा रहा है ऐसे पूरा का पूरा गुलाम वंश समाप्त होने वाला है, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है इल्तुतमिश और दामाद भी रहता है इल्तुतमिश। अब गुलाम से ही अपनी बेटी की शादी करवाई थी। इल्तुतमिश ने क्या किया, समय को देखते हुए 8 महीने के बाद इसकी हत्या कर दी आराम शाह की, और आराम शाह फाइनल हो गया और हमेशा के लिए आराम करने लगा। अब आया कौन शासक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है। ये आने से पहले युद्ध लड़ता है, किसके साथ लड़ता है, यल्दौज। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां लिख के बताया था आपको। और उस युद्ध में जीतने के बाद अब दिल्ली की सल्तनत में शासन करने वाला जो शासक आया उसका नाम हो गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बगदाद के जो खलीफा रहते थे, इस्लाम धर्म के सबसे उच्च आदमी, मतलब डायरेक्ट ईश्वर के अंश के रूप में खलीफा को माना जाता था। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दिया कि ये सुल्तान है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वो क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इसका फोटो वगैरह ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, चलिए जितना बता रहा हूं सब याद करते जाइएगा, एक बार घर जाके वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक। क्या हुआ, चलिए अब कहानी चलती है इल्तुतमिश की। ये जो इल्तुतमिश रहता है ये बड़ा महत्वाकांक्षी शासक रहता है। ये शासन पे बैठते ही इसने इक्ता प्रणाली चलाई थी। सर्वप्रथम अपनी राजधानी को बदला। अभी तक राजधानी लाहौर हुआ करती थी, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, दिल्ली। क्या बनाई, राजधानी दिल्ली। दूसरी बात, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने तुर्क ए चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी, ये जो तुर्क ए चहलगामी है इसको चालीसा भी कहते हैं, चालीसा, ठीक। ये होता क्या है सर, थोड़ा सा समझाइए। दरअसल इसमें कुछ नहीं था, एसपीजी कमांडो चुने जाते थे। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा में एसपीजी कमांडो लगाए जाते हैं कि उनको कुछ हो ना, ऐसे ही 40 सरदार, उस समय सरदार देखते होंगे, सरदार अक्सर बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं। 40 सरदारों को विशेष ट्रेनिंग के साथ चुना जाता था, और वो जो भी शासक रहता था, दिल्ली सल्तनत का राजा, सुल्तान, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए वो लोग लगाए जाते थे, ठीक। तो कहने का मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बनाया था तुर्क ए चहलगामी, जिसको 40 सरदारों का समूह कहा जाता है, इसको चालीसा भी कहते हैं। इसमें कितने लोग रहते थे, 40 सरदार। ये ध्यान से समझिएगा, ये 40 सरदारों का समूह। इसने इक्ता प्रणाली शुरू की थी, इक्ता प्रणाली शुरू की थी, ठीक है ना। पहले के जमाने में कहते थे ना, वो इक्ता, इधर का इक्ता, ये इक्ता उस समय टैक्स लेने का एक वो था उपाय। दूसरी चीज, इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कुतुब मीनार के 3 मंजिलों का निर्माण किया।
3 मंजिल को बनाया। इसने 2 सिक्के चलाए, जीतल और टंका, ठीक है ना। टका या टंका कहते हैं और जीतल, इसने 2 सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? सिक्के। ये बात हो गई। अब तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें मिस हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरुआत करता है उसी को लेके चलेंगे। अगर न्यू पूछा तब तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन के अनुसार करेंगे, उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम देगा, ठीक है ना। या तो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या फिरोज शाह, लेकिन ज्यादातर आप कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले वरीयता दीजिएगा क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी। पूरा करवाने का श्रेय अगर जाता है तो वो फिरोज शाह तुगलक को, पांचवा मंजिला उन्होंने बनवाया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये इल्तुतमिश की कहानी खत्म हुई, ठीक है ना। और कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, एक चीज और, इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक, और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, गुलामों का गुलाम, ये बात ध्यान रखिए। अब हाँ, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। मैंने आपको बताया था कि इसने लगभग अच्छी पहचान बनाई, ठीक है ना। अब इसके जो बेटे थे वो निरंकुश टाइप के थे। ये अपने बेटों से बड़ा दुखी रहा करता था। जैसे कभी कभी किसी के मुंह से सुनते होगे, हम तो बना दे रहे हैं, अब बेटा के ऊपर है, अब उसको चाहे बेचे चाहे बहाए, हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। वैसे इल्तुतमिश अपने बेटों से बड़ा परेशान रहा करता था क्योंकि इसके बेटे योग्य नहीं थे और शासन चलाने के लायक नहीं थे। तो उस समय इसकी एक बेटी थी, इसके बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है ना। ये जो रजिया सुल्तान रहती है, इसको ये इल्तुतमिश की बेटी रहती है, ठीक। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को न चुनकर अपने बेटी को चुन लिया, ठीक। जब बेटा शराबी होता है तो पिता अपनी संपत्ति अपनी बेटी के नाम लिख देते हैं, जानते हैं इसके नाम जाएगा तो ये सब बेच उच के बराबर कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को चुना। लेकिन इस्लाम धर्म में किसी महिला के द्वारा शासन चलाना ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि महिलाओं को शासन या सत्ता के रूप में देख लेना, ये उस समय के जो धर्मगुरु रहा करते थे इस्लाम के, उनको ये बात बिल्कुल पचती नहीं थी, ठीक है। इसलिए इनका काफी विरोध हुआ कि इनको गद्दी पे न बैठाया जाए। लेकिन ये जनता के बीच जा जाकर अपने अधिकारों की मांग की और जनता के कहने पे ये दिल्ली के सत्ता पे फिर से काबिज हुई। और दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने वाली या भारत की सत्ता पे काबिज होने वाली अगर पहली महिला पूछेगा तो वो कौन होगी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का समय सीमा जो रहता है 1236 से 1240, मात्र 4 वर्षों के अंतराल में इन्हें सत्ता से उतार दिया गया। उतारने का जो मेन वजह था कि इन्होंने कुबा और कुलाह की नीति अपना ली थी। कौन सी? ठीक, ये होता क्या है कुबा और कुलाह? दरअसल इस्लाम धर्म का स्त्रियों के लिए एक जो ड्रेस बनाया गया, जैसे हिंदुओं में साड़ी, ऐसे इस्लाम में बुर्का पहना जाता है, ठीक है ना। ये जो रजिया सुल्तान थी, इसने बुर्का का त्याग कर दिया। कुबा और कुलाह, कुलाह मतलब राजा वाली टोपी, कुबा मतलब ब्लेजर, ठीक है ना। मतलब जैसे मेल राजा होते थे, मतलब आदमी जैसे शान से रहते थे, उसी ड्रेस में ये भी रहा करते थे। और इसी बात से लेके नाराज हो गए और भी ज्यादा इनके जो मंत्रीगण रहा करते थे वो भी।
इस्लाम धर्म उस समय, अब की स्थिति क्या है मैं नहीं जानता, और इतिहास एक चीज बता दे, कभी भी जाति धर्म संप्रदाय की वो गुलाम नहीं होती। इतिहास जो रहता है वो लिखा जाता है। इतिहास को इतिहास की तरीके से पढ़ना चाहिए, न जाति और धर्म की तरीके से कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इतिहास क्या था बस उसको आप पढ़िए। आप ये मत सोचिए, अपने को ऐड मत करिए, क्योंकि उस समय आप पैदा नहीं हुए थे। ठीक, इतिहास को इतिहास की तरह से देखिए। इस्लाम में स्त्रियों को प्रणाम करना या झुकना, सर झुकाना, यह बहुत गलत माना जाता था उस दौरान। ठीक, आज क्या है वो स्थिति पे मैं नहीं जाऊंगा। उस समय इस्लाम में स्त्रियों को, अब भाई मंत्रीगण है, जब ये रजिया सुल्तान अंदर जाएगी तो सलामी तो देना पड़ेगा, सर तो झुकाना पड़ेगा, और ये चीजें नहीं किया जाता था। ठीक है ना, तो इनके सामने करने में शर्म आती थी, और जब शर्म आने लगी तो वहां के जो मंत्रीगण थे ये प्रयास करने लगे किसी भी कीमत पे इसको हटा दिया जाए। ठीक है ना, अब इसको हटाया तो अगला जो सुल्तान बना वो कौन बना? बहराम शाह। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, इसके पहले रजिया सुल्तान ने 3 सिक्के चलाए थे। ठीक है ना, जिसमें एक सिक्के पे लिखा था इल्तुतमिश की बेटी, दूसरे सिक्के पे क्या लिखा था? न्याय की देवी, तीसरे पे क्या लिखा था? भारत की शासिका। ठीक, 3 प्रकार के सिक्के चलाए। जैसे यहां मैंने टका और जीतल बताया, यहां इल्तुतमिश की बेटी, भारत की सुल्तान मतलब उस समय की जो थी, और न्याय की देवी। इन्होंने एक अफगानी था, ध्यान से सुनिएगा, रजिया सुल्तान के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा, इधर लिख दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, रजिया सुल्तान के बारे में 2 पॉइंट और सुन लीजिए। एक अफगानी था, इस अफगानी का क्या नाम था? अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। अल्तुनिया से रजिया सुल्तान प्यार करती थी। ठीक है ना, तो इसने घोड़े और अस्तबल का प्रमुख बना दिया। उसको उस समय कहा जाता था आमिर ए आखूर। क्या कहा जाता था? आमिर ए आखूर। आमिर ए आखूर एक ऐसा पद होता था जिसमें घुड़सवार सैनिकों की पूरी देखरेख की जाती थी। आज का ब्लैक कमांडो समझ लीजिए, क्योंकि पैदल सेना इतनी स्पीड से नहीं जाती थी, जबकि घुड़सवार सेना 40-50 की स्पीड में जाती थी और तहस नहस करती थी। तो इतने बड़े सेना का अध्यक्ष बना दिया गया अल्तुनिया को। ठीक, और बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से क्या कर लिया? विवाह भी किया। ठीक है ना, अल्तुनिया से विवाह करने के बाद अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों को क्या कर दिया गया? 1240 ईस्वी में इन दोनों का मर्डर कर दिया गया डाकुओं के द्वारा। डाकुओं के द्वारा, एक जगह है उसका क्या नाम है? कैथल। कैथल में डाकू लगे थे, डाकू लगे नहीं थे, लगाए गए थे, और दोनों को मार दिया गया। रजिया सुल्तान समाप्त हुई। रजिया सुल्तान के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी की सीट खाली हुई, और अब बैठेगा कौन ये कोई जानता नहीं था। तो कुछ समय के लिए बहराम शाह, उसके बाद नसरुद्दीन फिरोज को बैठाया गया। इसके बारे में एक चीज केवल याद करना, नसरुद्दीन फिरोज, ये जो नसरुद्दीन फिरोज था, आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो टोपी सिलकर अपनी जीवन यापन करता था। जो इस्लाम में सफेद टोपी आती है, उस टोपी को सिलकर बनाकर ये बेचता था, उससे इसका जीवन चलता था। इसीलिए कहते हैं कि पुरुषों का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र कभी परखा नहीं जा सकता। इसका भाग्य टोपी सिलने वाला ये भारत का सुल्तान बन गया, और जबकि सुल्तान बनने के लिए बड़े बड़े बहादुर बैठे हुए थे। तो आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा जो टोपी सिलकर क्या बना, भारत का सुल्तान तक का सफर किया, तो वो नसरुद्दीन फिरोज हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको यहां तक शामिल करना है। अब हुआ क्या, इसके बाद जो शासक आएगा उस शासक का नाम रहता है बलबन। बड़ा खूंखार शासक रहता है। ठीक है ना, बलबन आया। बलबन सबसे पहले लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराता है। इसका फोटो लीजिए, बलबन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, यहां इल्तुतमिश में लिख लीजिए गुलामों का गुलाम,
काहे चिल्ला रहे हैं? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक। जल्दी करिए। मिटाए। टंका और जीतल, हाँ ये देखिए, ये जो टका और जीतल थे ये क्या था? चांदी। टंका चांदी, जीतल चांदी था ना, चांदी, ये तांबा। ये मतलब इसी के ये बनाए जाते थे, ठीक है ना। मिटाए इसको। चले अब आगे देखिएगा। अब आया बलबन। कौन आया? बलबन। जब बलबन भारत के यानी दिल्ली की सल्तनत पे राजा के रूप में जब बैठा गद्दी पे, तो ये देखता है कि राजा की जैसे कोई वैल्यू ही नहीं। क्यों नहीं वैल्यू? क्योंकि रजिया सुल्तान जब शासिका बनी थी तो वहां जो मंत्रीगण रहा करते थे उनको सलामी करने में भी उनको शर्म आती थी। उसके बाद जो शासक आए वो भी विशेष नहीं थे। राजा से ज्यादा ताकतवर तो मंत्री रहते थे। राजा कुछ बोला डांट देते थे, अच्छा शांत रहा, धीर रहा, हम देखा था ना। तो मतलब राजा की कोई इज्जत नहीं रहा करती थी। नसरुद्दीन फिरोज टोपी सिलकर आया था, कहे तुम कितने ज्ञानी हो हम जानते हैं, बस गद्दी बैठे रहो, बस बता दे रहे हैं। तो ये सारा काम देखा तो बलबन को लगा यार राजा की तो कोई इज्जत नहीं है। तो उसने अपना राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से करवाया ताकि लोगों को पता चले कि मैं क्या हूं, राजा। इसने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया। कहां? लाल महल में करवाया। राज्याभिषेक करवाने के बाद कहा हम जनता के बीच निकलेंगे और पथ संचलन होगा जनता ताकि जाने कि अब एक नया सुल्तान दिल्ली की सत्ता पे आ चुका है। जब ये जाता है तो रास्ते में देखता है कि चाय पीने वाले लोग भी इसको नहीं देख रहे हैं। ये राजा राजगद्दी बैठ के चला जा रहा है, सब अपने में मस्त। उससे पूछे वो देखो दिल्ली का सुल्तान जा रहा है, तुरंत कहते खाए पिए की दई दे थन का जा थन जाए। तो मतलब एक प्रकार की इज्जत नहीं रहते थे। इसको अंदर से एकदम आग बबूला हो गया और आग बबूला होने के बाद बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। कौन? लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति मतलब खून का प्यासा हो गया। कैसे? ध्यान से देखिएगा, शासक कितना क्रूर शासक दिल्ली की सत्ता पे आके बैठ चुका है। इसने सिजदा और पैबोस पद्धति चलाया। सिजदा और पैबोस, ठीक। ये जो सिजदा और पैबोस पद्धति है, इसने कहा कि जैसे ही मैं राज दरबार में प्रवेश करूंगा जितने मंत्रीगण हैं वो बिल्कुल साक्षात सर झुका के प्रणाम करेंगे हमको। और प्रणाम करने के बाद पैबोस मतलब तुरंत लाइन लगा के आए मेरा पैर चूमे। मतलब किसी मंत्री को बलबन से कोई भी बात कहनी होती थी तो जब तक जाके उसका पैर नहीं चूमता था तब तक वो बोल नहीं सकता था। और किसी की हिम्मत नहीं रहती थी कि वो मना कर दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इतना खतरनाक काम। दूसरी चीज, ये नीच जातियों से, किससे? नीच जाति, नीच जातियां। अब यहां जो नीच जातियां हैं इससे साफ तात्पर्य है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोग, ठीक। इसका मतलब ये नहीं था कि ब्राह्मण जाएंगे तो बड़ा सम्मान करेगा। इसका मतलब केवल इतना है, इस्लाम न मानने लोगों को। ये कहता था, ये अपने ही राज दरबार में बोलता था कि अगर नीच जातियों को मैं देखता हूं तो मेरी अंदर से लहू जो है एकदम उबलने लगता है और तुरंत तलवार निकाल के बिना कुछ पूछे गर्दन काट दिया करता था। कहने का तात्पर्य कि अगर आप इस्लाम नहीं मानते तो उसकी नजर में आप नीच जात के हैं और आपकी गर्दन काट दी जाएगी, ठीक। ये था बलबन की लौह और रक्त की नीति। बहुत खूंखार नीति लेके ये चला। इसके बाद आपको मैंने अभी बताया कि तुर्क ए चहलगामी जो राजा, जो भी सुल्तान होता था उसकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। सर समाप्त क्यों किया? तो ध्यान से देखिएगा, इसने तुर्क ए चहलगामी को
समाप्त किया। ये तुर्क ए चहलगामी क्या है? ये 40 सरदारों का जो समूह, जिसको हम चालीसा कहते हैं, इसको शुरू करने वाला जो व्यक्ति था इल्तुतमिश, इसको समाप्त करने का केवल एक रीजन था कि बलबन भी कभी तुर्क ए चहलगामी का सदस्य रहा करता था। और बलबन ये बार बार देखता था कि जब राजा के बाद जो दूसरा सुल्तान बनता है तो वो सुल्तान वही बनता है जो राजा, जो सुल्तान रहता है उसकी गर्दन, मतलब उनके सिक्योरिटी गार्ड ही उनको मार के खुद सुल्तान बन जाया करते थे। तो इसे डर था कि कहीं मेरा गर्दन काट के लोग सुल्तान न बन जाए, इसलिए इन्होंने तुर्क ए चहलगामी को पूरी तरीके से नष्ट किया। इसने एक त्योहार चलाया, नौरोज। नौरोज त्योहार, नौरोज देखिए, नौरोज त्योहार ये पारसी धर्म से रिलेटेड है और पारसी का 9 वर्ष भी कहा जाता है, पारसी धर्म का 9 वर्ष, ठीक है ना। जैसे हिंदू धर्म का 9 वर्ष चलता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, इस्लाम धर्म का 9 वर्ष चलता है हिजरी संवत जब से स्टार्ट हुआ तब से, ठीक है ना। ऐसे ही पारसियों का 9 वर्ष शुरू होता है नौरोज से। नौरोज एक त्योहार है। इस त्योहार को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? बलबन। ये त्योहार अब अकबर के टाइम पीरियड तक चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। तो नौरोज त्योहार की क्या की इसने? शुरुआत की, ठीक है ना। नौरोज त्योहार की शुरुआत की। अब कोई पॉइंट छूटा हो तो बताएं। लगभग सारा हो गया, ठीक है ना। बलबन की कहानी आपने पढ़ ली, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे की कहानी। बलबन के बाद कैकुबात और कैमुअर्स 2 शासक रहते हैं। इन शासक के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो सर बता क्यों रहे हैं? मुझे पता है इसलिए बता दिया। तो कैमुअर्स को इसलिए याद करना और कैकुबात को इसलिए याद करना कि इस गुलाम वंश के अंतिम शासकों का नाम पूछेगा तो कैमुअर्स और कैकुबात, ये 2 शासक रहते हैं। और इनके बाद गुलाम वंश पूरी तरीके से तबाह हुआ और तबाह होने के बाद ये कैकुबाद और कैमुअर्स का जो सेनापति रहता है उस सेनापति का नाम रहता है जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी गर्दन काटा और एक नया राजवंश शुरू कर दिया जिसका नाम क्या है? खिलजी वंश, ठीक है ना। अब खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। बलबन ने भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था, ठीक है ना। मंगोल कहां रहा करते थे? गोबी मरुस्थल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है, एनटीपीसी में पूछा था, ध्यान से देखिए, ठीक। एक गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। ये जो गोबी मरुस्थल है, ध्यान से देखिएगा, एक देश है मंगोलिया। कहां? मंगोलिया। मंगोलिया में पड़ता है। और यहां पे रहने वाली जातियों को हम क्या कहते हैं? मंगोल। क्या कहते हैं? मंगोल। और मंगोल का एक प्रतापी शासक था, उसका क्या नाम था? चंगेज खा। चंगेज खा, ठीक है ना। इनको असभ्य कहा जाता है और सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम है ईश्वर का अभिश्राप। क्या बोलते हैं? ईश्वर का अभिश्राप, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये जो गोबी मरुस्थल है ये कहां है? ये पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि मरुस्थल भारत में कौन सा मरुस्थल है? हाँ, थार, ये राजस्थान में, ठीक है ना। ऐसे ही मंगोलिया में एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। ये स्ट्रेटिक जीके का भी क्वेश्चन बनेगा, अपने इतिहास से रिलेटेड है। दोनों काम है, इसलिए इसको पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक। और ये हुआ क्या? ये जो चंगेज खां था ये बड़ा खूंखार था। ये लोग इंसान नहीं थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं इंसान नहीं थे इंसान ही, बंदर नहीं थे, गाय भैंस नहीं थे, इंसान ही थे। लेकिन इंसानों का गुण बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये लोग ऐसी प्रजाति के लोग रहा करते थे कि अगर इनको भोजन की जरूरत पड़ी तो इनको फर्क नहीं पड़ता, अपने भाई पिता किसी को मार काट के उनका मांस खा जाते थे। इंसानों का कच्चा मांस खाने वाली जाति है ये, ठीक। अगर इनको हवस सवार हुआ तो ये नहीं देखते थे कि मेरी मां है कि मेरी बहन है,
ये अपनी हवस की पूर्ति करते थे, इसीलिए इन सभी को असभ्य और ईश्वर का अभिश्राप कहा गया। क्लियर हुआ? ये दिल्ली की सत्ता पे आते थे तो तूफान की तरह आते थे, इनका कुछ काम नहीं होता था। जहां जाते थे लोगों को मारते थे, मारने के बाद उनका मांस कच्चा खाते थे, और खाने के बाद ये खेल खेलते थे, जितने लोगों को मारे हैं उनकी हड्डी लेके उनके ऊपर फेंकना, वो हड्डी उनके ऊपर, ये सब इनका खेल हुआ करता था। और जो चंगेज खा रहता था वो क्या करता था, हड्डियों का ढेर बनाता था, दिन भर लोगों को मार काट करके मारता था और सबकी हड्डी बीनता था। शाम को बीनने के बाद ढेर लगाता था और हड्डियों पे बैठता था और कहता था मैं पूरे दुनिया का शहंशाह हूं। ऐसा था, इसीलिए इसे असभ्य जातियां या इसे ईश्वर का अभिश्राप कहा गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इन सभी का अटैक इसी के समय हुआ जब ये भारत में अटैक करने आते थे ना, जब जानते थे कि उधर से मंगोल आ रहे हैं अटैक करने, शासक जनता सब अपने घरों में दब जाती थी। ये आते थे, जितना मन होता था तबाही मचाते थे, फिर चले जाते थे। मुश्किल से 15-20 महीने 2 महीने के लिए आते थे और पूरा तबाह करके पूरी धरती और चले जाते थे। जब ये जाते थे तो जो राजा रहता था उन सबको बनवाता था, सबका घर बनवाता, सबको घर जाता, अरे क्या करेंगे, सब दानव है, इंसान थोड़ी ना है। बस यही होता था। इनसे लड़ने की हिम्मत किसी के पास नहीं हुआ करती थी। उस समय राजपूत राजा तो होते थे, लेकिन हमारे राजपूत राजाओं में एक सबसे बड़ी कमी रहती थी कि जब तक उनके ऊपर नहीं आता था कुछ, तब तक वो युद्ध करने नहीं जाते थे। जैसे हम आप हैं, जब तक हमारे घर में घुस के कोई नहीं मारेगा तब तक हम लड़ने नहीं जाएंगे, भले पड़ोसी वाले कितना पा जाएं, कोई बाहरी आके मार दिया, हमसे कोई मतलब नहीं। यही चीज अपने देश में हुआ करती थी, इसी वजह से देश गुलाम हुआ। चले इसका फोटो खींचिए। हो गया? अब ये सब आपको याद करना है। वीडियो जब भी पड़ेगा आप लोग पूरा एक बार वीडियो देख लेंगे ना, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा। अब आया खिलजी। कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के अगर आपसे संस्थापक पूछा तो आप क्या बोलेंगे? खिलजी। ये जो जलाउद्दीन खिलजी है, ये खिलजी वंश को बनाया, ठीक है ना, और बनाया और शासन करना शुरू किया। 70 वर्ष के उम्र तक ये शासन किया। ठीक, अब इसकी गद्दी पे नजर किसकी थी? इसके भतीजे और दामाद। ठीक है ना, भतीजे और दामाद। इसके भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी या अली गुस्सास। ये जो अली गुस्सास है, इसी को अलाउद्दीन खिलजी नाम दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी रहता है और इसका दामाद भी रहता है। किसका? जलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के मन में क्या जो है वो फूट रहा है कि अब जाएंगे ससुर जी या चाचा जी तो मैं गद्दी पे बैठूंगा, भारत को चलाऊंगा। लेकिन चाचा जी ऐसे हैं कि आखिरी दम तक वो टिके हैं मैदान में, आउट ही नहीं हो रहे हैं वो, तो अब इनको आउट करना जरूरी था। रातों रात तलवार लेके कहा तुम नहीं मरोगे, अब तुम्हें मारना पड़ेगा, और मार डाला। ठीक है ना, मार डाला। जलाउद्दीन खिलजी की कहानी खत्म। अब आ गया अली गुस्सास। अली गुस्सास, इसी को अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। ठीक है ना, इसने बहुत कार्य कराए। सब कार्यों को पढ़ाना और समझाना मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन इसकी शुरुआती दौर का संघर्ष मैं आपको आज बता देता हूं। अली गुस्सास इसके बचपन का नाम रहता है। जब ये राजगद्दी पे बैठा तो इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी रहता है। अलाउद्दीन खिलजी जो इसका समय रहता है, लगभग 20 साल भारत में शासन किया। पूरा खिलजी वंश 30 साल चलता है, 30 में से 20 साल यही शासन किया। मतलब इसी को पढ़ लीजिए तो कल्याण हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये अलाउद्दीन जो खिलजी रहता है इसी का, अच्छा एक पॉइंट मैं भूल गया हूं। बलबन वलबन जब बता रहे थे तो किसके दरबार में अमीर खुसरो रहा करता था? बलबन। ठीक, हाँ, 2 व्यक्ति, उनके बारे में ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछता है, जरा देख लीजिएगा।
अमीर खुसरो। ये जो अमीर खुसरो है ये कई राजाओं के दरबार में रहा करता था, ठीक है ना। और इसने तबला और सितार, वाद्य यंत्र है तबला, हाँ खड़ी बोली, ठीक है ना, तबला सितार और खड़ी बोली, इसका इसे क्या माना जाता है, जनक। इसने इसकी शुरुआत की। आज भी जो तबला और सितार बजाए जाते हैं इसकी शुरू करने वाला जो व्यक्ति था अमीर खुसरो, ठीक है ना। तो ये खुसरो है, प्रयागराज में खुसरो गार्डन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसे तोतिया ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोतिया ए हिंद, तोतिया ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये बलबन से स्टार्ट करता है, अभी मुगल काल तक चलेगा, अभी ये जिंदा है, ठीक है ना। अब आइए अली गुस्सास को देखिए। अली गुस्सास जब शासन बना, राजगद्दी संभाल लिया, बैठ गया, पूरा का पूरा सत्ता इसके नीचे रहा करती थी। यहां तक कि दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय भी किसे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत तक ये अपना परचम लहराया था, ठीक है ना। दक्षिण भारत तक पूरी व्यवस्था इसकी कायम थी और सब कुछ सत्ता अच्छे से चल रहा था। इसने अच्छा काम किया। जो दुकानदार नाप तौल में गड़बड़ी करता था उसका मांस कटवा लेता था ये, ठीक है ना। अगर तौल ओल में पहले, अब तो इलेक्ट्रॉनिक काटा आ गया है, पहले क्या होता था, तौल में दुकानदार नीचे चुंबक का उपयोग या कुछ ऊट पटांग तराजू बना के काफी फायदा लिया करते थे। तो उनके लिए इन्होंने कड़ी नियम बनाए कि अगर इस प्रकार से अगर कोई दुकानदार पकड़ा गया तो उसके शरीर के मांस काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। ये सजा दी जाती थी। इसने बड़ा गंभीर धाराएं भी उस समय बनाए, पूरा मूल्य प्रणाली बनाया, सेनाओं को अस्थाई सेना बनाया। पहले सेना क्या होती थी, जैसे लड़ना है, सेना किसी के पास नहीं होती थी। राजा कहता था चलो भैया इलाहाबाद युद्ध करना है, कौन कौन चलेगा मेरे साथ, तो सब हाथ उठाते थे हम। अब होता क्या था, युद्ध में राजा जीतता था तो जिस राज्य में अटैक किया वहां की जितनी भी संपत्ति होती थी उस संपत्ति का 80% जो युद्ध करने सेना गए हैं उनको दे दिया जाता था, 20% राजा लेता था। अली गुस्सास ने इस सिस्टम को बदला। इसने अस्थाई सेना रखी, सेना हमेशा इसके पास रहती थी, सेना को सैलरी दिया गया और युद्ध के सामान जो लूटे गए वो 80% राजा लेता था, 20% सैनिक को दिया जाता था और साथ में हर महीने वेतन भी दिया जाता था, ठीक। तो ये व्यवस्थाएं अच्छी बनाई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कल इसके बारे में पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन बताने से पहले थोड़ी सी कहानी और जान लीजिए क्योंकि आज मजा कम आया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इनके समकक्ष राजस्थान के एक राजपूत राजा थे जिनका नाम रावल रतन सिंह था। क्या था, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह एक तरफ राजकुमार राजपूत और दूसरी तरफ इधर विदेशी आक्रांताओं के बीच की जब कहानी शुरू होती है तो निश्चित तौर पे वो अपने आप में एनर्जी डाल देती है। ये कहानी ध्यान से समझिएगा। रावल रतन सिंह ने 12 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी, 12, ठीक है ना। 12 रानियां थी इनकी। अब एक राजा और थे, गंधर्व नाम के राजा थे और गंधर्व नाम के राजा की एक पुत्री थी पद्मावती जो बेहद ही खूबसूरत रहा करती थी, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि उस समय की विश्व सुंदरी वही थी, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वही थी, ठीक है ना। इतनी खूबसूरत थी कि जब इसकी शादी के स्वयंवर होने लगा तो अगल बगल के हिंदू राजाओं को निमंत्रण दिया गया, स्वयंवर में जो जीतेगा उसको रानी पद्मावती अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी, ठीक है ना। अब जैसे ही स्वयंवर रखा गया, रावल रतन सिंह के मन में लड्डू फूटा और ये भी स्वयंवर में पहुंच गए, ठीक है ना। और स्वयंवर में जाने के बाद ये देखते हैं कि वहां जो सबसे ज्यादा ताकतवर राजा है उसका नाम है मखान सिंह। अब टक्कर थी मखान सिंह। अगर मखान सिंह को ये पराजित कर दे तो पद्मावती 13वीं रानी बनके इनके दरवाजे और इनके महल में आने वाली हैं और ये मौका रावल रतन सिंह कभी नहीं चूक सकते थे। मखान सिंह को परास्त किया, परास्त करने के बाद पद्मावती से इनकी शादी करा दी गई। शादी हुई, राजमहल बहुत अच्छा चला, इतनी मोहब्बत करता था रावल रतन सिंह की इसके बाद कभी फिर शादी नहीं किया, ठीक है ना। अब जब दरबार चलने लगा तो दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था राघव, ठीक।
राघव नाम का एक व्यक्ति था, ये बड़ा कलाकार आदमी था, ठीक। इसको काला जादू आता था और ये बांसुरी बहुत प्यारा बजाता था, ठीक। मतलब दूसरे के माइंड को रीडर था, ये माइंड को पकड़ के अपने जाल में ये फंसाने वाला व्यक्ति था, ठीक। तो राघव जो था, राघव को जब ये राजा को पता चला, किसको, रतन सिंह को, कि हमारे दरबार में ये जो राघव नाम का व्यक्ति है इसको काला जादू आता है और ये कभी भी राजा को शेयर नहीं किया, तो राजा को लगा कि ये मेरे साथ आत्मविश्वास कर रहा है, आत्मघात कर रहा है। राजा रतन सिंह ने राघव को गधे पे बैठाया और मुंह काला करके पूरे राज्य दरबार में घुमाया। अब तुम सोचो, अगर तुम ये कहोगे कि मैं भारत के मंत्रालय जितने मंत्रीगण हैं उनमें से एक मंत्री मैं भी हूं, और सच में आप एक मंत्री हैं, अचानक में उसी मंत्रालय का प्रधानमंत्री आपको गधे बैठा के काला मुंह करके पूरे देश में घुमा दे, तो कितनी बेइज्जती होगी आपकी। कभी मंत्री थे और फिर कितनी बेइज्जती हो गई। तो ये राघव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ये बदला लेना चाहा, किससे, रतन सिंह से। लेकिन बदला ऐसा थोड़ी ले पाएगा, दिमागदार आदमी है। ये निकला दिल्ली की ओर, और दिल्ली की ओर निकलने के बाद गया किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक। अली गुस्सास मतलब अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता था, डायरेक्ट राजा के पास जाएगा तो मार खाएगा। जैसे तुम डायरेक्ट अभी कूदने लगो मोदी के पास तो एसपीजी कमांडो पीट पाट के बगल कर देगी, ठीक है ना। तो ये किया क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी जिस जंगलों में जाके शिकार करते थे उस जंगल में जाके छिप के बैठा था, और जैसे देखा अलाउद्दीन खिलजी आ रहे हैं, लगा ये अपना बंसी बजाने, और इतने प्यार ध्वनि में बजाया कि वो अलाउद्दीन खिलजी इतना प्रभावित हुआ कि अपने सैनिकों से कहा कि ये बंसी की आवाज जहां से आ रही है उस व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। सैनिक जाते हैं, राघव को पकड़ के लेके आते हैं। आने के बाद राघव को निमंत्रण मिलता है कि आप मेरे दरबार में आइए। पहले के राजा जब ऐसे गुण हो, विद्वान हो, इतिहासकार हो, बंसी बजाने वाला हो, तबला बजाने वाला हो, तो बुला लिया जाता था। और आज के जमाने में अच्छे कलाकार रहे तो कहीं यही करवे, बजनिया गवैनिया और कुछ नहीं, तू यही करवे अब जीवन में, ठीक। लेकिन उस समय उसकी वैल्यू रहा करती थी। इनको बुला लिया गया दरबार में, और जब ये दरबार में गया तो दरबार में जाने के बाद ये बड़ा बुद्धिमान टाइप का आदमी था। ये जानता था अगर मैं डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी को कहूं कि राजा रतन सिंह के ऊपर अटैक करो तो वो कभी अटैक करेगा ही नहीं। ये जाने के बाद धुन बजाता, और धुन बजाने के बाद जब गीत गाता तो हर गीत में पद्मावती का जिक्र करता था, ठीक, उसकी सुंदरता का जिक्र करता था। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम बंसी उनसे छोड़ो, केवल पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताओ। ये इतना बखान करने लगा, इतना बखान करने लगा कि अलाउद्दीन खिलजी से रहा नहीं गया। कहा चाहे जो हो जाए मैं रानी पद्मावती को तो देख के रहूंगा, ठीक। राजा रतन सिंह के पास पत्र लिखे और कहे मैं महारानी पद्मावती के दर्शन करना चाहता हूं, अगर आपको स्वीकार है तो बहन के रूप में मैं उनका दर्शन कर सकती हूं। राजा रतन सिंह स्वीकार कर लिए, क्यों, इसकी सेना बहुत ज्यादा थी और पूरे भारत पे इन्होंने राज्य किया था, ठीक है ना, दक्षिण भारत तक इसका पकड़ था। रतन सिंह को डर था कि अटैक और युद्ध होने से अच्छा है कि एक बार दिखा दो पगला रहा है तो, ठीक है ना। तो अब राजा रतन सिंह ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप देख लीजिए, लेकिन रानी पद्मावती को ये चीजें अच्छी नहीं लगी। लेकिन पति का आदेश है तो रानी वो काम करेंगी, लेकिन रानी ने एक शर्त रखा। जैसे आप लोग जानते हैं आधुनिक दुनिया में है, किसी लड़की का फोटो मांगो तो इतना देगी, नीचे का रहेगा ही नहीं, नहीं तो मार्क्स लगा के देगी। ऐसे रानी भी उस समय की रहते थे। ये आज की परंपरा नहीं, हमारे मध्यकालीन इतिहास की परंपरा चली आई है। अब रानी ने एक शर्त रखा। शर्त क्या रखा कि मैं खड़ी रहूंगी और अलाउद्दीन खिलजी जब मुझे देखेगा तो वो शीशे में देखेगा, साक्षात मुझे नहीं देखेगा। मेरी प्रतिबिंब शीशे में जाएगी और गेट के बाहर से वो शीशा देखेगा, मुझे नहीं, शीशे में देख के तब मुझे। वो तैयार हो गया, ठीक है देखें तो, इतना बखान किया है कौन है, इसी तैयार हो गया, ठीक है देखते हैं। अब रावल रतन सिंह और पद्मावती तैयार हुई, शीशा उसा रख दिया गया, रानी पद्मावती यहां खड़ी हुई, शीशे में प्रतिबिंब छपा और बाहर से कौन देखा, अलाउद्दीन खिलजी। ये देखा, देखता ही रह गया, कहा अब हम अपना राज दरबार नहीं चलाएंगे, अब हम यही रहेंगे, ठीक है ना। अब समस्या बढ़ने लगी, अब युद्ध वाली कंडीशन खड़ी हो गई। अब हुआ क्या,
अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को तैयार किया, रावल रतन सिंह से बोल दिया कि आप युद्ध मैदान में तैयार हो जाएं, रानी पद्मावती अब मेरी होंगी आपकी नहीं, ठीक है, मेरा दिल चला गया है और मैं उनसे अब शादी करना चाहता हूं। अब ये अपनी पूरी की पूरी सेना लेके दौड़ा। आप रानी पद्मावत फिल्म आया था, उस पर काफी विवाद हुआ था, वो इसी ये जो फिल्म बनी थी इसी कहानी का हिस्सा है वो, ठीक है ना। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी सेना लेके कहां गया, रावल रतन सिंह के पास। रावल रतन सिंह ने पूरे किले की घेराबंदी करके अपने सबसे बेहतरीन एसपीजी और ब्लैक कमांडो को आगे खड़ा कर दिया, ठीक है ना। लेकिन मुगल ये जो सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की, इतनी बड़ी सेना थी कि इनसे युद्ध करना आसान बात नहीं था और काफी दिन तक ये पिंडा ही नहीं छोड़ा, जाके किले के बाहर खड़ा है, कब तक नहीं निकलोगे, हम यही रहेंगे। और वहीं पे 2-4 महीने पूरा सेना लेके खड़ा है अलाउद्दीन खिलजी, जब निकलोगे किला खुलेगा तब अटैक करेंगे, लेकिन बिना अटैक किए हम नहीं जाएंगे। सारा राज दरबार छोड़ के आ गया है रानी पद्मावती के पास, ठीक है, किले के बाहर खड़ा है। 4-5 महीने के बाद किले के अंदर का मटेरियल खत्म हुआ, भोजन पानी बहुत चीजें जरूरत की होती हैं अब समाप्त हो गई। राजा रावल रतन सिंह के मस्तक पे सिकन की लकीरें दिख रही थी, वो समझ गए कि अब युद्ध के सिवा अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। उन्होंने आदेश किया कि किले के दरवाजे खोल दिए जाएं और अपने राजपूत सैनिक एक राक्षस इंसानों के नरमुंड के भूखे होकर इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना पे टूट पड़े। और ये युद्ध शुरू हुआ और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि राजपूत लोग इस युद्ध में हार गए। हारे तो जरूर, लेकिन इनकी सेना ने इस इधर की सेना 2/3 के हिसाब से मार पीट के तब फाइनल हुए। मतलब एक सैनिकों ने लगभग 2 व्यक्तियों को मर्डर किया तब मरे। 30,000 सेना थी, 60,000 को मारने के बाद पूरी सेना साफ हो गई। भले युद्ध हार गई थी लेकिन वीरता में कमी नहीं थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में लड्डू फूटा। क्यों? क्योंकि राजा रतन सिंह वीरगति पे प्राप्त हो चुके हैं और महारानी पद्मावती 16 श्रृंगार कर अपने महल में बैठी हुई हैं और अलाउद्दीन खिलजी बढ़िया ढोले बाजे के साथ आगे निकलने वाला है, ठीक है ना। इसमें एक कहानी और भी आती है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है रावल रतन सिंह को पकड़ लिया था अपने उसमें, उस समय वो चलती थी, क्या कहते हैं उसको, जिसमें इंसान वो पकड़, पालकी पे बैठा के ले जा रहा था। रास्ते में इतना अच्छे तरीके से बादल करका एक सेनापति था, उसने पूरा अपना वेश बदल के आके वो बैठ गया और राजा को वहां से भगवा दिया था। ये भी कहानी बताई जाती है। अब हुआ क्या, जैसे ही महल के अंदर गया रानी पद्मावती 1600 रानियों के साथ, चीता की आग जली, जौहर की पूरी तैयारी हो गई। अब आग में भारत की महारानी कूदने वाली हैं। सामने किले के अंदर जलाउद्दीन खिलजी और उसके असुर प्रजात के पूरे सैनिक प्रवेश कर रहे हैं और उस भयंकर आग में रानी पद्मावती 1600 रानियों के साथ अपने आप को निर्छावर कर लेती हैं। और जब ये किले के अंदर जाता है तो राख के सिवा कुछ नहीं बचता। और मुगल, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जितने भी तुर्की और मुगल आए थे सबको राख के सिवा और कुछ मिला नहीं था। इसीलिए भारत की धरती वीरों की धरती कहलाती है। ये अपने शरीर से समझौता नहीं किए लेकिन अपने आप को आगों में निर्छावर कर दिया। और यहां पे रानी पद्मावती और रावल रतन सिंह की कहानी समाप्त हुई। कल अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे पूरे भारत पे कब्जा किया वो कहानी बताऊंगा, ठीक है ना।